छवि को धूमिल। मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के तहत, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर। प्लीज नो, आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा मान्यवर अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो, केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं।
के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दी। वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है। मान्यवर, कोई गलती नहीं है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए गए। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जब जनादेश पर चुनाव होता है तो आप जीत सकते हो, जीतो, स्वागत है उसका, मगर जब हारते हो तो अन्य कारण बताना, जैसे पहले मैंने कहा, ऐसा बताना, ये ठीक नहीं है। पूरा भाषण उनका धागों में उलझ गया, थ्रेड्स में उलझ गए। मान्यवर, ये कहते हैं पीएम का शेड्यूल देखकर चुनाव आयोग चुनाव तय करता है। मेरा सभी सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन है कि चुनाव होने के पहले के 1 महीने पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी 1 महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए हैं। और भाई, जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप 1 होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहाँ कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं, वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे। मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर, ये क्या सवाल उठाते, और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब।
मैं क्या कर सकता हूँ? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम से दे दिया। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी दिख, मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं, और चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया करते। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते, और सबने सीखना चाहिए और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरक्षित किया है मान्यवर। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते मान्यवर। मान्यवर, ये वाक्य आप निकाल सकते हैं, ये वाक्य निकाल सकते हैं। कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार कर रहा, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है, आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो, और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब, ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है, और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर, मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे
तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही, आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए जनता हमें जिताती है। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, चले गए हैं मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, यार कांग्रेस पार्टी तुझे टिकट तो देती नहीं है। मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, SIR का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। फिर से एक बार श्री राहुल गांधी के भाषण लिखने वालों को कहना चाहता हूं कि तथ्य ढंग से ढूंढ कर लिखे, इनकी यहां पर तकलीफ होती है।